नमस्कार प्रिय साथियों, ये 3 आदतें भूलकर भी अपने बच्चों को मत सिखाना, वरना आपको पछताना पड़ी रहेगा। तो प्रिय मित्रों, बिना देर किए चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप बुढ़ापे में बच्चों की क्रूरता से बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों को इन 3 बुरी आदतों के करीब न आने दें। प्रिय मित्रों, जब हम देखते हैं कि एक बेटा अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहा है या उन्हें जीवन के अंतिम चरण में अकेला छोड़ दे रहा है, तो मन में यह सवाल उठता है कि अगर हमें ऐसे दिन देखने हैं तो बिना बच्चों के जीना बेहतर है। कभी कभी बेटे और बहुएं अपने माता पिता को भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं, उनका अपमान करते हैं या यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठाते हैं। ये सब देखकर मन में आता है कि क्या इसलिए बच्चों का पालन पोषण किया जाता है? लेकिन अक्सर माता पिता खुद ही ऐसी स्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं बन जाते, वे ऐसे बनाए जाते हैं। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह एक नालायक बेटे की कहानी है जिसे सुनने के बाद आप अपने लिए सीख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी की ओर। एक शहर में हरिनारायण नामक एक सज्जन रहते थे। वे एक छोटी सी सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम कमला था। कमला अपने पति का सम्मान करती थीं और उनकी आय के अनुसार घर चलाती थीं। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा राम प्रताप उनके सपनों का केंद्र था। हरिनारायण और कमला ने राम प्रताप की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे सर्वश्रेष्ठ स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद राम प्रताप आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहां कड़ी मेहनत की और अंततः उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। इसी दौरान वह गौरी से मिला, जो एक बड़े घर की बेटी थी, और दोनों दोस्त बन गए। एक दिन राम प्रताप गौरी को घर लाया और अपने माता पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। राम प्रताप की खुशी को प्राथमिकता देते हुए हरिनारायण और कमला ने उनकी शादी करा दी। गौरी शिक्षित और आकर्षक थी और हरिनारायण और कमला उसके घर में आने से बहुत खुश थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे बेटे और बहू का व्यवहार बदलने लगा। गौरी एक अमीर परिवार की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। वह अपनी सास और ससुर की छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी। वह इन बातों की शिकायत राम प्रताप से करती थी। राम प्रताप उसे समझाता था कि अगर तुम अपनी माँ और पिता के साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो संपत्ति का स्वामित्व हमारे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद जो चाहोगी वो होगा। राम प्रताप की इस सोच ने गौरी को अपनी सास और ससुर की हर बात सहन करने पर मजबूर कर दिया। वह बाहर से तो उनसे सहमत होती थी, लेकिन अंदर से असंतोष बढ़ता रहता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म होने लगा। एक दिन अचानक हरिनारायण जी गंभीर रूप से बीमार पड़ DDH गए। उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं, जिसके कारण कमला जी तुरंत उन्हें अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए बहुत सारे पैसे का इंतजाम करना होगा। चिंतित कमला जी ने अपने बेटे राम प्रताप से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी बचाया है वह इस समय किसी काम का नहीं है। तुम किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करो। पैसे का नाम सुनते ही राम प्रताप ने जवाब दिया, माँ, इतनी जल्दी मैं इतने पैसे कैसे जुटा पाऊंगा? मेरी नौकरी साधारण है और मैंने अभी अपने नए ऑफिस का ऑर्डर दिया है, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की भी जरूरत है। इतनी बड़ी रकम अचानक जुटाना मेरी शक्ति से बाहर है। माँ ने समझाया, बेटा, अपने पिता को ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से लोन लो और इंतजाम करो। जब पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम लोन लेकर सारा पैसा चुका देंगे। राम प्रताप ने कहा, माँ, मैंने पहले ही कहा था कि पिताजी को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। कमला ने कहा, बेटा, अभी इन बातों को छोड़ दो। तुम्हारे पिता को किसी तरह ठीक करना है। मैं वादा करती हूं कि जब वे ठीक हो जाएंगे तो मैं यह काम सबसे पहले करूंगी। राम प्रताप थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया और फिर लौटकर कहा, माँ,
चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो गया है। मैंने इस शर्त पर इंतजाम किया है कि मैं इसे 1 महीने में लौटा दूंगा, लेकिन अगर समय पर नहीं लौटा पाया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मां ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिता के ठीक होने के बाद हम किसी भी हालत में पैसे चुका देंगे। अब तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो। कुछ समय बाद गौरी ने राम प्रताप को एक तरफ ले जाकर पूछा कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुमने कहां से किया? राम प्रताप ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है। यह मेरा अपना पैसा है, लेकिन इसे पिताजी के इलाज पर खर्च करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मां इस पैसे को लोन मानेगी और जल्द ही संपत्ति हमारे नाम कर देगी। इस तरह हमें पिताजी की पूरी संपत्ति मिल जाएगी और मैं अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। गौरी यह सुनकर सहमत हो गई। हरिनारायण जी का इलाज कुछ दिनों तक अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने के बाद कमला उन्हें घर ले आई। वह जानती थी कि उसके बेटे ने इलाज के लिए पैसे उधार लिए हैं, इसीलिए एक दिन उसने हरिनारायण से कहा, हमारे बेटे पर बहुत कर्ज हो गया है, क्यों ना तुम अपनी संपत्ति उसके नाम कर दो? हरिनारायण ने जवाब दिया, कमला, जरा सोचो, यह हमारे बुढ़ापे की पूंजी है। हम अभी सब कुछ उसे देकर खुद को बेसहारा नहीं कर सकते, और फिर जो कुछ भी मेरा है वह अंत में राम प्रताप का ही होगा। कमला ने समझाते हुए कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के लिए लोन लिया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कल हमें जरूरत पड़ी तो वह हमारा सहारा बनेगा। कमला के बार बार कहने पर आखिरकार हरिनारायण ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। संपत्ति हस्तांतरित होने के बाद राम प्रताप और गौरी के व्यवहार में तेजी से बदलाव आया। एक दिन कमला ने गौरी से कहा, बहू, अपने पिताजी के लिए दलिया बना दो। गौरी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 1 मिनट रुको मम्मी, मैं पेन और पेपर लाती हूं, फिर आप पूरी लिस्ट बनाकर बता दीजिए कि क्या क्या बनाना है। कमला हैरान होकर पूछती है, बहू, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। गौरी ने तुरंत कहा, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या तुम लोग सोचते हो कि यह घर कोई होटल है और मैं किसी होटल की वेट्रेस हूं जो तुम्हारे ऑर्डर लेती रहूंगी? गौरी गुस्से में बोली, अगर पापा को दलिया चाहिए तो तुम अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकती? हर बार मुझे बताने की क्या जरूरत है? यह कहकर गौरी अपने कमरे में चली गई। कमला ने अपने पति हरिनारायण से कहा, लगता है बहू दिन भर के काम से थक गई है, इसलिए वह इतनी गुस्से में है। चिंता मत करो, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह आकर माफी मांग लेगी। फिर वह बोली, आज मैं खुद तुम्हारे लिए दलिया बनाऊंगी। यह कहकर कमला ने दलिया बनाया और अपने पति को खिलाया। कमला समझ गई कि उसकी बहन ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन वह अपने पति को यह विचार देना नहीं चाहती थी। अगले दिन कमला ने हरिनारायण से पूछा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? हरिनारायण ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, तुम्हारी बहू है ना? इस पर कमला ने कहा, बहू तो सुबह से बहुत काम करती है, मैंने सोचा उसे बार बार क्यों परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। हरिनारायण समझ गए कि कमला कल अपनी बहू की डांट के कारण खुद ही यह सब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। इसके बाद कमला किचन में गई, लेकिन वहां पहुंचकर चौंक गई। ओह, ये क्या है? किचन में ताला लगा हुआ है। उसने सोचा, आज तक किचन में कभी ताला नहीं लगा, क्या हुआ? कमला ने गौरी को बुलाया। गौरी ने झट से जवाब दिया, मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं? कमला ने पूछा, आज तक किचन और पूजा घर में कभी ताला नहीं लगा, आज क्या हुआ? गौरी बोली, अब ताला लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में कई भूखे जानवर हैं जो हमेशा भूखे रहते हैं। अब यह कोई मंदिर का भंडार नहीं है जहां बार बार खाना परोसा जाएगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। कमला ने कहा, तो अब हम तुम्हारी नजरों में जानवर हो गए हैं? गौरी ने जवाब दिया, वरना क्या मैं तुम्हारी भूख से तंग आ गई हूं? अब मैं तय करूंगी कि तुम्हें कब और क्या खाने को मिलेगा। गौरी के ये शब्द सुनकर कमला का खून खौल उठा। वह बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जानवर कहने की और हमारे खाने का हिसाब रखने की? यह घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं हैं कि हमें नाप तौल कर खाना पड़े। जब राम प्रताप को पता चलेगा तो वह तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। गौरी ने कहा, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। राम प्रताप सब जानता है, इसलिए उसने तुम्हारी सारी संपत्ति अपने नाम पर पंजीकृत करा ली।
अब तुम लोग हमारे अधीन हो, और हां, अब तुम्हें इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। पापा बीमार हैं, लेकिन तुम स्वस्थ हो। अब तुम पूरे घर का काम करोगी, वरना हमें तुम्हें बाहर निकालने में देर नहीं लगेगी। अपनी बहू के ऐसे शब्द सुनकर कमला चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यह देखकर हरिनारायण ने कहा, कमला इस वजह से डरी हुई है। मैं राम प्रताप के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि जैसे ही हमारे हाथ खाली होंगे, ये लोग हमें लात मारकर बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे कहने पर मैंने सब कुछ उनके नाम कर दिया, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि वे इतने नीचे गिर जाएंगे। अब अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो सारा काम खुद करो, वरना हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। कमला ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को सब कुछ बताऊंगी जब वह आएगा। जब राम प्रताप रात को घर आया तो कमला ने उसे रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटा, क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तुम्हारी पत्नी हमें ऐसा कहती है? आज तक हमारे किचन में कभी ताला नहीं लगा था, लेकिन आज गौरी ने किचन में ताला लगा दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं या कुछ नौकर हैं? राम प्रताप ने ठंडी आवाज में कहा, बस करो मां, तुम किस युग में जी रही हो? आज के समय में न तो पिता बड़ा है और न ही भाई, पैसा सबसे बड़ा है। क्या तुम सोचती हो कि मैं और मेरी पत्नी तुम्हारी सारी जिंदगी सेवा करेंगे? खबरदार, आज से जो कोई भी मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहेगा, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा वह कहती है, वरना परिणाम बुरे होंगे। कमला को उम्मीद थी कि उसका बेटा उसकी बात सुनेगा, लेकिन यहां उल्टा हो गया। बेटे ने बाकी का काम पूरा कर दिया। कमला ने अपने बेटे के शब्द सुनने के बाद एक भी शब्द नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यहां बहू और बेटे का व्यवहार दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। गौरी पहले किचन में ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने भोजन भी कम कर दिया और धीरे धीरे वह उन्हें बासी खाना परोसने लगी। हरिनारायण, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाने से और भी कमजोर हो गए। दूसरी ओर कमला जी दिन भर घर का काम करती थीं और ऊपर से उन्हें ताजा और पर्याप्त भोजन भी नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी और कमजोरी के कारण उसे चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते हुए वह थक गई और सो गई। हरिनारायण जानते थे कि कमला को पूरे घर का काम करना पड़ता है और उसे पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज रात मुझे खाना मत देना, बल्कि अपना पेट भर लो, वह बहुत कमजोर हो गई है। गौरी ने कठोर लहजे में कहा, ससुर जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन बाद में यह मत कहना कि मैं कमजोर हो रही हूं। वैसे भी आप दोनों ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूं। आप कोई काम नहीं करते, बस खाना खाते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और जब कमला खाने गईं तो उन्होंने देखा कि आज उनकी थाली में 2 कटोरे दाल और 4 रोटियां हैं। यह देखकर वह चौंक गई और सोचने लगी कि आमतौर पर गौरी उसे 2 रोटियां और 1 कटोरा दाल देती थी, लेकिन आज इतना ज्यादा खाना क्यों परोसा गया? उसने गौरी से पूछा, बहू, आज तुमने मेरी थाली में इतना सारा खाना क्यों दिया? गौरी ने कठोर लहजे में जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप जो मिला है खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। उस दिन कमला ने लंबे समय बाद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपने पति के हिस्से का खाना भी खा लिया है। खाना खाने के बाद वह सोने चली गई। वह अपने पति को गौरी के व्यवहार के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वह उसके कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि हरिनारायण सो रहे थे। उसने सोचा कि वह उनसे बात करेगी और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब कमला अपने पति के कमरे में गई तो उसने देखा कि हरिनारायण बिस्तर से नीचे गिरे हुए हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। यह देखकर कमला डर गई। उसने तुरंत अपने बेटे को सूचित किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बेटे ने अपने पिता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उसने उसे अस्पताल में छोड़ दिया और वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे समय पर खून नहीं दिया गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। कमला चिंतित थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार वह अपने बेटे के ऑफिस पहुंची। वह ऑफिस के बाहर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करने लगी। उसकी बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। समय बीतता गया और उसके घुटनों में दर्द होने लगा। एक चपरासी ने यह देखा और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कमला ने उसे आशीर्वाद दिया।
कुछ समय बाद राम प्रताप अपनी बड़ी कार में ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह कार से उतरा, कमला दौड़कर उसे गले लगा लिया और रोने लगी। राम प्रताप को फटे पुराने कपड़ों में अपनी मां को देखकर शर्म आ रही थी। उसने अपनी मां को झकझोरते हुए कहा, यह बूढ़ी औरत कौन है और यहां क्या कर रही है? चपरासी ने कहा, साहब, ये लंबे समय से आपका इंतजार कर रही है। राम प्रताप गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? तुम किसी को भी ऑफिस में बैठने देते हो? यह ऑफिस है, भिखारियों का अड्डा नहीं। इसे पैसे दो और भगाओ। पता नहीं किस तरह के लोग बेशर्मी से चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला का दिल टूट गया। वह बोली, बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज एक भिखारी हूं। मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूं। अगर तुम कर सको तो कृपया मेरी मदद करो। डॉक्टर ने खून चढ़ाने के लिए कहा है और तुम्हारे पिता अस्पताल में जीवन के लिए जूझ रहे हैं। यह कहते हुए कमला राम प्रताप के पैरों पर गिर पट ढी और भीख मांगने लगी। राम प्रताप ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे किनारे पर ले गया। राम प्रताप अपनी मां से कहता है, सुनो बुढ़िया, मेरे पास न तो इतना समय है और न ही उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए खून दान करने का इरादा है। कमला जी हाथ जोड़कर विनती करती है, बेटा, कृपया इस समय मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे कर्ज को अपने शरीर की हर बूंद बहाकर चुका दूंगी। अगर तुम्हारे थोड़े से खून दान करने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो उन्हें बचा लो। प्रताप गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, अरे भिखारिन, यहां से चली जाओ। मैंने तुमसे एक बार बात कर ली है, अब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। उसने 10 रुपए के नोटों का एक बंडल कमला जी के चेहरे पर फेंक दिया और कहा, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यह कहकर वह वहां से चला गया। वहां मौजूद गार्ड यह सब देख रहा था। उसे कमला जी की हालत देखकर दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़ा और उसने कमला जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा, मां जी, क्या राम प्रताप सर सच में आपके बेटे हैं? कमला जी ने उसे अपनी पूरी पीड़ा बताई। गार्ड उनकी दर्दनाक कहानी सुनकर हैरान रह गया। उसने उन्हें सांत्वना दी और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मां जी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपना बेटा समझो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अगर बाबूजी को खून की जरूरत है तो मैं अपना खून देने को तैयार हूं। थोड़ी देर बाद जब राम प्रताप अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद बाहर आया तो उसने अपनी मां को वहां बैठे देखा। यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने कमला जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें वहां से घसीटने लगा। वह मन में सोच रहा था कि इस बूढ़ी औरत को यहां से हटाना होगा, नहीं तो अगर वह मीटिंग के मेहमानों के सामने कुछ कह देगी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही वह अपनी मां को घसीट रहा था, गार्ड पीछे से आया और उसने राम प्रताप को उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि ऑफिस के अंदर काम करने वाले सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सभी ने राम प्रताप को अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा और उसे गाली देने लगे। राम प्रताप ने गुस्से में कुछ कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगा। गार्ड ने तेज आवाज में कहा, तुम क्या नौकरी से निकालोगे? मैं खुद सोचता हूं कि ऐसी नौकरी छोड़ना ही बेहतर है जो मेरे माता पिता के काम नहीं आ सकती और न ही किसी और के काम आ सकती है। गार्ड की हिम्मत देखकर सभी हैरान थे। राम प्रताप अपना गाल पकड़कर खड़ा रहा। गार्ड ने कमला जी का हाथ पकड़ा और कहा, मां चलिए, मैं अपना खून दान करूंगा। वह कमला जी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसके खून को हरिनारायण जी के खून के साथ मिलाया और बताया कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा है। गार्ड ने हरिनारायण जी को अपना खून चढ़ाया। कमला जी कुर्सी पर बैठी और उसे खून देने लगी। उस समय वह गार्ड उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। खून चढ़ाने के बाद उसने कमला जी के पैर छुए और कहा, मां, मेरे पैरों पर गिरकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। एक मां का हाथ हमेशा बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए होता है। कमला जी ने गार्ड को कुछ पैसे देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गार्ड ने विनम्रता से कहा, मां, मेरी नौकरी की चिंता मत करो। वह सुबह से यहां रो रही थी। आपने कुछ नहीं खाया होगा, पहले मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करूंगा। कमला जी की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपना सच्चा बेटा मिल गया हो। पराई होते हुए भी गार्ड ने हरिनारायण जी की जान बचाई, जबकि उनके अपने बेटे राम प्रताप ने उन्हें भिखारी कहकर घर से निकाल दिया था। थोड़ी देर बाद गार्ड खाना लेने गया
और यहाँ डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आए। उन्होंने कमला जी से कहा, माँ, हमें खेद है कि हम आपके पति को नहीं बचा सके। अगर 2 घंटे पहले खून का इंतजाम हो गया होता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। यह सुनकर कमला जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जोर का झटका दिया हो। वह अंदर गई और देखा कि हरिनारायण बिल्कुल शांत लेटे हुए हैं। कमला जी की आंखें पूरी तरह से सूख गई थीं। वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह अपने पति के बगल में बैठ गई। ठीक उसी समय उनकी बेटी कमला का फोन आया। फोन उठाते ही कमला जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ कि वे मेरी मौत से पहले चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कमला ने जवाब दिया, मां, क्या पिताजी सच में चले गए? कल रात वे मुझसे कह रहे थे कि बेटा, अपनी मां का ख्याल रखना। बेटी ने कहा, मां, मैं जल्द ही वहां पहुंच रही हूं, मुझे 2 दिन लगेंगे। दोस्तों, हरिनारायण का अंतिम संस्कार शाम तक कर दिया गया। कमला विदेश में रहती थी, इसलिए वह उस दिन नहीं आ सकी, लेकिन बाद में उसने कमला जी को सांत्वना दी और अपने घर लौट गई। जब गौरी ने सुना कि उनकी ननंद कल आ रही है तो उसने अपने पति राम प्रताप से कहा, मुझे नहीं पता कि जब उसे सब कुछ पता चलेगा तो वह क्या करेगी कि बाबूजी की जान हमारी वजह से गई। राम प्रताप ने कहा, लेकिन उसे कौन बताएगा कि बाबूजी की मौत हमारी वजह से हुई? गौरी ने जवाब दिया, तुम्हारी पेन मां निश्चित रूप से उसे बताएगी। राम प्रताप ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बूढ़े आदमी के पास भेज दूंगा। कमला कल आएगी, हम आज ही इसकी व्यवस्था कर लेंगे, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछता है तो हम कहेंगे कि मां की भी पिता की तरह मौत हो गई। दोनों ने मिलकर कमला जी को मारने की खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे उनकी खीर में जहर मिलाकर उन्हें खिला देंगे तो उनकी भी मौत हो जाएगी। गौरी ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर उसे अपनी मां को खिलाने के लिए कमरे में पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि कमला ने पहले ही कहा था कि वह कल आएगी और वह आज ही आएगी। कमला के पास घर की चाबियां थीं जो उसके पिता ने उसे दी थीं ताकि वह कभी भी घर आ सके। जब गौरी खीर में जहर मिलाकर आत्महत्या करने वाली थी तो कमला आई और उनकी सारी बातचीत सुनी और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद कमला ने दरवाजा खोला और अंदर गई और गौरी को उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अब मैं समझी कि मेरे पिता की मौत नहीं हुई थी। तुम दोनों ने उन्हें मारा, अब तुम मेरी मां को भी मारने जा रहे थे। कमला के अचानक आने से दोनों डर गए। कमला ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उनकी सारी संपत्ति की व्यवस्था जो दोनों ने की थी वह भी उनसे छीन ली गई। पुलिस को देखकर गौरी और राम प्रताप डर से कांपने लगे और कमला जी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन कमला जी ने उन्हें माफ नहीं किया। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और सलाखों के पीछे भेज दिया। कमला जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और उस गार्ड को हस्तांतरित कर दी जिसने अपने खून से हरिनारायण की जान बचाने की कोशिश की। हालांकि वह बच नहीं सका। कमला ने उस गार्ड को भी मार डाला। हमें इस कहानी से 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने की जरूरत है। हमें जीवन में कभी भी अपने हाथों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारे हाथ खाली होते हैं तो हमें अपने ही लोगों से चोट लगती है। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वे हमसे दूर हो जाएं। रिश्ते लगाव पर आधारित होते हैं। अगर लगाव है तो रिश्ते हैं, वरना कुछ भी नहीं है। बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति और मूल्यों के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति नहीं सीखते हैं तो वे विदेशी सभ्यता को अपना लेंगे और बूढ़े होने पर अपने माता पिता को छोड़ देंगे। मित्रों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद मित्रों।